हाँ, तो चैप्टर 15 चार्ली चैपलिन यानी हम सब, इसका अपने पार्ट का सारा ज़बरदस्त तरीके से पढ़ लिया। आई थिंक वो पूरी स्टोरी आपको याद भी हो गई होगी। अब जो ये गद्यांश है, इन द सेंस कि व्याख्या वाला जो पोर्शन है वो कर लेते हैं। बहुत ईजी वे में समझाया गया है, बस लिखने का तरीका जान लो क्योंकि मार्क्स कट जाते हैं अगर ढंग से व्याख्या नहीं लिखी। कैसा प्रसंग लिखना है, कैसे संदर्भ लिखना है, कैसे व्याख्या करनी है, कैसे विशेष बातें रखनी है, और सारी बातें याद भी नहीं रहती। मैं बहुत ज़्यादा उटपटांग विशेष लिख भी दूंगा तो कौन सा आपको याद रह जाएगा। ठीक है, तो एक ईजी फॉर्मेट में समझना भी जरूरी कि इसमें क्या लिखें, वो सब आपको मिल रहा है, तो बड़े ध्यान से आपको समझना है। जैसे कि अपन अगर बात करें आपके फर्स्ट गद्यांश की व्याख्या देखते हैं इसकी, पहले तो इसको पढ़ेंगे कि चैपलिन का चमत्कार यही है कि उनकी फिल्मों को पागल खाने के मरीजों, विकल मस्तिष्क लोगों से लेकर आइंस्टाइन जैसे महान प्रतिभा वाले व्यक्ति तक कहीं एक स्तर पर और कहीं सूक्ष्म तक मतलब कहीं एक बड़े लेवल पर, कहीं छोटे लेवल पर रसास्वादन के साथ देख सकते हैं। ठीक है, आराम से सभी, हर कोई रस लेता है, मज़े से इनको आनंद लेते हैं। एक पागल खाने के मरीज से लेकर आइंस्टाइन जैसे वैज्ञानिक तक के लोग इनकी फिल्मों को देखते हैं। चैपलिन ने सिर्फ फिल्म कला को लोकतांत्रिक बनाया बल्कि दर्शकों की वर्ग तथा वर्ण व्यवस्था को भी तोड़ा। बिल्कुल, क्योंकि एक गरीब फैमिली से आते हैं, खानाबदोश उससे जाति के लोग हैं, गुमतू जो होते हैं, फिर भी उन सबको तोड़ा। जो मतलब इनकी फिल्मों को देख ऐसा लगता है जैसे बिल्कुल अपने टच में लगता है बिल्कुल, और वर्ण व्यवस्था को भी इन्होंने तोड़ा है। ये एक कारण नहीं है क्योंकि भाई पहले क्या वर्ण व्यवस्था भी थी हर जगह कि भाई ये काम उनके लिए फिक्स होता है, ऐसा कुछ भी नहीं, हर कोई अपना वो अगर काबिलियत है तो कर सकता है। ये एक कारण नहीं है कि जो भी व्यक्ति समूह या तंत्र गैर बराबरी नहीं मिटाना चाहता, मतलब ये कोई जरूरी, ये एक कारण नहीं है भाई हर कोई ये नहीं चाहता। वह अन्य संस्थाओं के अलावा चैपलिन की फिल्मों पर भी हमला करता है। ठीक है, चैपलिन भीड़ का वह बच्चा है जो इशारे से बतला देता है। चैपलिन भीड़ का वह हिस्सा है जो इशारे से बतला देता है कि राजा भी उतना ही नंगा है जितना मैं हूं, और भीड़ हंस देती है। ठीक है, कोई भी शासक या तंत्र जनता का अपने ऊपर हंसना पसंद नहीं करता, ये चीज़ है। लेकिन चैपलिन बिल्कुल सिंपल है कि आप हो जैसा ही मैं हूँ, इसलिए कहते हैं ना कि ये मैं के बजाय हम ज़्यादा लगते हैं। ठीक है, तो ये देखो आराम से अपन इसका देखते हैं। पहले संदर्भ लिख लेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक आरोबाग सेकेंड से संकलित पाठ चार्ली चैपलिन यानी हम सब से लिया गया है। इसके लेखक श्री विष्णु खरे हैं, इतना लिख दिया। फिर प्रसंग वो बात डालनी है जो इसके अंदर लिखी हुई है कि इस गद्यांश में लेखक चार्ली की फिल्मों की सर्वव्यापक लोकप्रियता पर प्रकाश, बिल्कुल सब जगह प्रशंसा जहाँ जहाँ हो रही है उसके ऊपर प्रकाश डाला गया है। कितना ईजी है, वैसे उसको अपने पढ़ते ही पता चल गया था कि यहाँ पर उसकी चार्ली चैपलिन की प्रशंसा की जा रही फिल्मों की, बिल्कुल सही है। व्याख्या, लेखक का मानना है कि चार्ली की फिल्में मानवीय भावनाओं पर आधारित हैं। बिल्कुल, मैंने अपने ये पाठ के सारांश में पढ़ लिया था। बौद्धिक लोग उनका पूरा आनंद नहीं उठा पाते, जो दिमाग लगाते हैं कि नहीं, ऐसा थोड़ी ना होता है, कोई ज़्यादा दिमाग की जरूरत नहीं है। फीलिंग्स वाले जो भावनाओं को समझते हैं वो इनकी फिल्मों में आनंद उठा सकते हैं। यही कारण है कि पागल और मानसिक रूप से विकल व्यक्ति भी उनकी फिल्मों का सहज भाव से आनंद ले सकता है, क्योंकि दिमाग की जरूरत नहीं है, यहाँ सिर्फ हंसना है। एक तरीके से पागल जैसा करता है वैसा ये करते हैं। तो महान प्रतिभाशाली आइंस्टाइन जैसे वैज्ञानिक भी एक सीमा तक उनको देखकर आनंदित हो सकते हैं। चार्ली ने फिल्म निर्माण कला को एक लोकतांत्रिक दृष्टिकोण प्रदान किया। मतलब कि लोकतांत्रिक दृष्टिकोण का मतलब है कि जैसा आपका मन करे वैसी फिल्में आप कर सकते हो। सिद्धांत बनाने की जरूरत नहीं है, आप खुद सिद्धांत बना सकते हो। सिद्धांतों पर चलना जरूरी नहीं है कभी कभी, है ना, क्योंकि ये भावनाओं की बात है। उन्होंने वर्ग और वर्ण के नाम पर चले आ रहे दर्शकों के विभाजन को तोड़ दिया। ठीक है, यानी कि हर किसी के लिए कर दिया। और जो व्यक्ति समूहतंत्र समाज से असमानता दूर नहीं करना चाहता था, वह अन्य सामाजिक संस्थाओं के साथ साथ चार्ली की फिल्मों का विरोध करता है। और जो ये चाहता है कि भाई नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, जो असमानता चाहता है, असमानता को दूर नहीं करना चाहता, वो इनकी फिल्मों का विरोध कर सकता है। बाकी तो इनकी फिल्मों का विरोध करना बिल्कुल भी सही नहीं है। अपनी फिल्मों के दर्शकों के बीच चार्ली उस बच्चे के समान है जो इशारे से भीड़ को बता देता है कि राजा भी उतना ही नंगा है जितना कि वह स्वयं है। मतलब एक बच्चा होता है, सपोज एक नंगा है, छोटा बच्चा नंगा है, उससे थोड़ी ना पता है, वो ज़्यादा नहीं सोचता। लेकिन अगर इशारे में ये बता देता है कि मैं भी नंगा हूँ बिना कपड़े पहने, तो राजा भी वैसा ही है, क्योंकि ये बात सही है। एक वो तन ढका गया है, बाकी सिस्टम सबको पता है। मेरी बात समझ में आ गई? वही चीज़ है। तो दर्शक हंसने लगते हैं। अपने ऊपर भी हंसना चार्ली की अभिनय की खास विशेषता है। वो खुद पे हंसता है, खुद एक जानबूझकर ऐसी गलती करेगा जिसमें खुद को भी हंसी आएगी, अपन सबको हंसी आएगी। मतलब खुद ऐसा मूर्खतापूर्ण काम करते हैं
और फिर हंसते हैं सब, ठीक है, हंसाते हैं। लेकिन आप एक ध्यान रखना, कोई भी शासक, कोई भी राजा अपने ऊपर नहीं हंसना चाहता, ये वाली चीज़ तो कह रही, वो उनमें अहंकार है। चाहे कोई भी शासक हो या कोई व्यवस्था या किसी को भी ये सहन नहीं होता कि जनता उस पर हंसे। लेकिन चार्ली चैपलिन वो कहता है कि यार सब नॉर्मल है, वो खुद को हंसी का पात्र बनाते हैं और लोग उसको देख के हंसते हैं, लेकिन बाकी कोई नहीं सहन कर सकता इस बात को। इसलिए चार्ली महान है। चार्ली ऐसे शासकों और संस्थाओं की हंसी उड़ाने के साथ ही अपने आप पर भी हंसते रहते हैं, स्वयं को व्यंग्य का निशाना बनाते रहते हैं। विशेष में क्या लिखोगे कि चार्ली की फिल्में समाज के साधारण बुद्धि वालों से लेकर बौद्धिकता से संपन्न प्रतिभाशाली व्यक्तियों का भी मनोरंजन कर देती, जैसा कि आइंस्टीन। समाज के अहंकारी वर्ग जो राजा वगैरह हैं, उनको छोड़कर चार्ली की फिल्मों ने सभी का आनंद या मनोरंजन किया है। भाषा सरल है और शैली व्याख्यात्मक है, ये तो इजी है। दूसरा, एक परित्यक्ता दूसरे दर्जे की स्टेज अभिनेत्री का बेटा होना, बाद में भयावह गरीबी और मां के पागलपन से संघर्ष करना, साम्राज्य, औद्योगिक क्रांति, पूंजीवाद तथा सामंतशाही से मगरूर एक समाज द्वारा दूर दराया जाना, इन सब से चैपलिन को वे जीवन मूल्य मिले जो करोड़पति हो जाने के बावजूद अंत तक उनमें रहे। अपनी नानी की तरफ से चैपलिन खानाबदोशों से जुड़े हुए थे, और वे, क्योंकि उनकी नानी, मैंने कहा था ना, खानाबदोश थी, ठीक है, खानाबदोश जिप्सी थी, इसलिए चैपलिन भी उनसे जुड़े रहे। और ये एक सुदूर रूमानी संभावना बनी हुई है कि शायद उस खानाबदोश औरत में भारतीयता रही हो, क्योंकि यूरोप के जिप्सी भारत से ही गए थे, ये चीज़ है। इसलिए थोड़ा बहुत जो भारत का, जो कहता है ना कि एटमॉस्फेयर का या फिर अपने पीढ़ियों का थोड़ा बहुत असर आता है। तो उनकी जो नानी थी वो जिप्सी थी, ठीक है, वो जिप्सी थी, जिप्सी चलाने वाली जिप्सी नहीं, ठीक है, हाँ, ये एक तरीके से मान लो कि जैसे यहूदी होते हैं, जिप्सी होते हैं, वैसे, ठीक है। तो यूरोप के जिप्सी भारत से ही गए थे, इसलिए हो सकता है कि वो भारतीयता थोड़ी बहुत उसके अंदर हो, उसकी नानी की वजह से इसमें भी हो। और अपने पिता की तरफ से वे यहूदी वंश के थे, यहूदी वंशी, ऊ की मात्राएं पर यहूदी वंशी थे। इन जटिल परिस्थितियों ने चार्ली को हमेशा एक बाहरी गुमंतु चरित्र बना दिया। वे कभी मध्यवर्गीय, बुर्जुआ या उच्च वर्गीय जीवन मूल्य न तो अपना सके। यदि उन्होंने अपनी फिल्मों में अपनी प्रिय छवि ट्रैम्प, जो बद्दू है भाई, है वो नहीं है, बद्दू, खानाबदेश, आवारागर्द की प्रस्तुत किए, जो उसके कारण उनके अवचेतन तक पहुँचते हैं। मैंने कहा भी था आपको, पहुँचते हैं कि इनमें जो खानाबदेश का थोड़ा ऐसा आवारागर्दी का थोड़ा बहुत देखने को मिलता है, क्योंकि वो अपने इनके वंशों की वजह से, पीढ़ियों की वजह से, ठीक है। संदर्भ, प्रस्तुत गद्यांश पाठ्यपुस्तक, वो तो सेम हो गया। प्रसंग, चार्ली के गुमंतु जीवन को गढ़ने में प्रभावी बाहरी संघर्ष का वर्णन इस अंश में हुआ है। व्याख्या, चार्ली की माँ पति द्वारा त्याग दी गई थी, मतलब हस्बैंड ने उनको छोड़ दिया था। वे दूसरे दर्जे की स्टेज अभिनेत्री थी। बाद में चार्ली को भयंकर गरीबी में दिन बिताने पड़े, उनकी माँ पागल हो गई। इन परिस्थितियों में चार्ली को निरंतर संघर्ष करना पड़ा। बिल्कुल ठीक है, जो अपने पाठ के सारांश में पढ़ लिया था। उस समय का समाज साम्राज्यवाद, एम्पायर, जो एम्पायरिज्म होता है, और औद्योगिक क्रांति से भरा हुआ था। धनी लोग पूंजीवादी सामाजिक व्यवस्था और सामंतशाही के अहंकार में डूबे हुए थे। समझते हो ना, जब साम्राज्य, जैसा कि यूएसए के अंदर जो अपने पढ़ा था, अपने यूएसएसआर के और यूएसए में, ठीक है, वहाँ पर पूंजीवादी व्यवस्था थी। यूएसए में कौन सी व्यवस्था थी? अमेरिका जो फॉलो करता है पहले, पूंजीवादी, कैपिटलिस्ट। तो कैपिटलिस्ट का मतलब है कि बस ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाया जाए, तो ये था, और ज़्यादा ज़्यादा साम्राज्य विस्तार, एम्पायर बढ़ाया जाए, ये व्यवस्था थी। सामंतशाही के अहंकार में डूबे थे, राजा महाराजाओं का शासन था। ऐसे समाज में स्थान बना पाना चार्ली के लिए असंभव था, इम्पॉसिबल था। लेकिन ऐसी असहनीय जिंदगी से चार्ली को वे जीवन मूल्य प्राप्त हुए जो उनके जीवन में करोड़पति बन जाने पर भी बने रहे। ऐसा नहीं है कि अहंकार आए, नो, कोई घमंड अहंकार नहीं आया, वैसे के वैसे बने रहे। चार्ली की नानी खानाबदोशों की बेटी थी। लोग ऐसी संभावना व्यक्त करते हैं कि उनकी नानी में भारतीयता के अंश रहे होंगे, ठीक है, भारतीयता के अंश रहे होंगे। यहाँ पर कुछ भी नहीं है। कारण ये है कि यूरोप लिख दिया यहाँ पर, वैसे आप यूरोप लिख सकते हो हिंदी में, तो यूरोप के जिप्सी भारत से ही यूरोप में गए थे, पहुँचे थे। चार्ली के पिता एक यहूदी थे। ऐसी जटिल परिस्थितियों से गुजरने के कारण चार्ली हमेशा एक बाहरी व्यक्ति या घुमंतु ही बने रहे, क्योंकि पिता यहूदी थे, फिर पिता ने भी अपनी मम्मी इनको त्याग दिया था, तो फिर गरीबी भी आ गई। एक तरीके से उनको ऐसा लगा बाहरी घुमंतु ही हम जैसे, क्योंकि वो खुद खानाबदोश थे। करोड़पति हो जाने पर भी चार्ली कभी मध्यम वर्गीय उच्च वर्गीय समाज के जीवन मूल्यों को नहीं अपना सके। घमंड, अहंकार या फिर जो बड़े लोग पैसे वाले रहते हैं वैसे कभी भी नहीं, नॉर्मल की तरह रहे। यही कारण है कि उन्होंने अपनी फिल्मों में स्वयं को एक खानाबदोश
या आवारा चरित्र के रूप में प्रस्तुत किया है। उनके उपचेतन में छिपे हीनता के अंशों का ही ये परिणाम है। अवचेतन कर लेना इसको बोलेंगे, जैसे ये जो एडजेक्टिव वर्ड लिखा हुआ है ना, ये वाला अवचेतन, ठीक है। तो यहाँ पर आप अवचेतन लिख सकते हो, अवचेतन, ठीक है। विशेष की अपन अगर बात करें तो लेखक ने चार्ली चैपलिन की चरित्रगत विशेषताओं पर विस्तार से प्रकाश डाला। कैरेक्टर कैसा था, चरित्र कैसा था, बिल्कुल सही है। भाषा का शब्द चयन विषय एवं परिस्थितियों के अनुरूप है, सरल, और ये तो खैर कॉमन हो जाएगा, वापस हर बार डाल सकते हो, ठीक है। फिर तीसरा, चार्ली पर कई फिल्म समीक्षकों ने ही नहीं, फिल्म कला के उस्तादों और मानविकी के विद्वानों ने सिर धुने का मतलब ऐसा सिर हिलाए, मजा लिया, मतलब इंटरेस्ट लिया है। और उन्हें नेति नेति कहते हुए भी ये मानना पड़ता है कि चार्ली पर कुछ नया लिखना कठिन होता जा रहा है। दरअसल सिद्धांत कला को जन्म नहीं देते, कला स्वयं अपने सिद्धांत या तो लेकर आती है या बाद में उन्हें गढ़ना पड़ता है, ठीक है। जो करोड़ों लोग चार्ली को देखकर अपने पेट दुखा लेते हैं, मतलब इतना हंसते हैं, उन्हें मेल ओंटिंगर या जेम्स एजी की बेहद सार्वगर्भित समीक्षाओं से क्या लेना देना। वो इतना सार्वगर्भित समीक्षा करते हैं, उनसे क्या लेना देना जो इतने इनकी बातों से इतना हंस देते हैं, क्या लेना देना। वे चार्ली को समय और भूगोल से काट कर देखते हैं और जो देखते हैं उसकी ताकत अब तक ज्यों की त्यों बनी हुई है। इसकी अपन को व्याख्या अगर करनी हो, संदर्भ तो अपना फिक्स रहेगा, प्रसंग। लेखक का मानना है कि चार्ली की अनेक फिल्मों की विवेचना अनेक फिल्म कला के ज्ञाताओं, शिक्षकों और मानविकी विद्वानों ने की है। उनकी फिल्मों पर अब तक इतना लिखा और कहा जा चुका है कि कुछ नया लिखना कठिन हो गया है। समझ पा रहे हो, कुछ नया लिखना अब क्या हो गया, कठिन हो गया। इतना लिखा जा चुका है, कुछ नया लिखे तो क्या लिखे, सब कुछ लिख दिया। इसका मतलब समझते तो कितना फेमस उनकी बातें होगी। व्याख्या, अनेक फिल्मों की समीक्षा करने वालों, फिल्म कला में पारंगत विद्वानों और मानविकी को गहराई से समझने वाले विद्वानों ने भी कही है। सभी फिल्म समीक्षक ये मानते रहे हैं कि चार्ली की फिल्मों पर अभी और बहुत कुछ लिखा जा सकता है, लेकिन ये सभी लोग ये भी मानते हैं कि चार्ली की फिल्मों पर अब कुछ नया लिखना संभव नहीं रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लिखा जा चुका है इनके ऊपर। कला का जन्म और विकास पहले से गढ़े गए सिद्धांतों के आधार पर नहीं होता। हर कला स्वयं, क्योंकि कला जो है ना, कला एक भाई आर्ट है, वो कोई सिद्धांतों पे थोड़ी ना चलेगी। जो आप में आर्ट है, आप नहीं तो करोगे, तो कला खुद एक सिद्धांत बनाती है, न कि कला सिद्धांतों पर चलती है, ठीक है। तो हर कला स्वयं अपने सिद्धांतों के साथ आती है, या फिर कला के विकसित हो जाने पर उसके सिद्धांत बन जाते हैं। हाँ, ये ठीक है कि जैसे इन्होंने बिना आवाज़ की अपनी फिल्में बनाई, तो ये एक सिद्धांत बन गया, यार ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो ये कला पहले आई थी, उसके बाद में सिद्धांत गढ़ दिए गए, बन गए या फिर गढ़ दिए गए। संसार के करोड़ों लोग चार्ली को फिल्म में देखते ही इतना हंसते हैं कि हंसते हंसते उनके पेटों में बल पड़ जाता है, मतलब पेट दर्द करने लग जाता है। ऐसे करोड़ों दर्शकों को चार्ली पर लिखी गई मेल ओंटिगर या जेम्स एजी, जो प्रसिद्ध फिल्म समीक्षक हैं, कि चार्ली पर लिखी गई अत्यंत सारगर्भित समीक्षाओं से कोई लेना देना नहीं होता, क्योंकि ये खुद ही परिचय के मोहताज नहीं है, इतना पहले ही बता चुके हैं। तो ये इनके बारे में जो इन्होंने बातें लिखी है, इनकी भी कोई असर नहीं पड़ता। ऐसे दर्शक तो चार्ली को समय और भूगोल से अलग करके देखते हैं। चार्ली द्वारा बनाई गई 100 वर्ष पुरानी फिल्में लो, मतलब ऐसा नहीं कि यार बहुत पुरानी मूवी क्या देखना, नहीं, चार्ली की तो 100 साल पुरानी मूवी भी, तो वो तो समय की बात होगी, समय को भी कोई फर्क नहीं पड़ता, इतनी अच्छी लगती है। भूगोल ये नहीं देखते कि चार्ली कौन से देश के रहने वाले हैं, वो भारत के थोड़ी ना है, विदेशी है, कोई फर्क नहीं पड़ता। भूगोल और समय दोनों को भी लोग नहीं समझते, अलग करके नहीं देखते, ठीक है, अलग करके देखते हैं, सॉरी। मतलब ऐसे दर्शक तो चार्ली को समय और भूगोल से अलग करके देखने का मतलब यहाँ पर क्या हुआ कि वे उनके टाइम का फर्क नहीं पड़ता कि 100 साल पुरानी मूवी है, ठीक है, ये चीज़ है। चार्ली द्वारा बनाई गई 100 वर्ष पुरानी फिल्में लोगों को आज भी उतना ही आकर्षित करती है जितना पहले करती थी। आश्चर्य ये है कि इतना समय बीत जाने पर भी उनकी फिल्मों में वही नयापन है, ठीक है। इसके साथ ही चार्ली की फिल्मों पर भूगोल यानी स्थान का प्रभाव नहीं पड़ता, संसार के हर देश के लोगों में उनका जो प्रभाव एक जैसा होता है। यही कारण है कि चार्ली को समय और भूगोल से अलग करके देखने वाले लोगों की ताकत और उनकी संख्या आज भी ज्यों की त्यों बनी हुई है। विशेष तो लेखक की मान्यता है कि चार्ली की फिल्में देश और काल के प्रभाव से परे हैं। उसमें दर्शकों को लुभाने का गुण आज भी यथावत है, बिल्कुल नयापन वैसा का वैसा है। भाषा का शब्द चयन विषय के अनुरूप है बिल्कुल, और भाषा सरल और व्याख्यात्मक है, काफ़ी ईजी। फिर अगला, भारतीय कला और सौंदर्य शास्त्र को कई रसों का पता है। उनमें से कुछ रसों का किसी कलाकृति में साथ साथ पाया जाना श्रेयस्कर भी माना गया है। जीवन में हर्ष और विषाद आते रहते हैं,
ये संसार की सारी सांस्कृतिक परंपराओं को मालूम है, लेकिन करुणा का हास्य में बदल जाना एक ऐसे रस सिद्धांत की मांग करता है जो भारतीय परंपराओं में नहीं मिलता। रामायण तथा महाभारत में जो हास्य है वे दूसरों पर है और अधिकांशतः वे संताप से प्रेरित हैं। जो करुणा है वह अक्सर सद्व्यक्तियों के लिए और कभी कभार दुष्टों के लिए है। संस्कृत नाटकों में जो विदूषक हैं जो विदूषक है वे राज व्यक्तियों से कुछ बदतमीजियाँ अवश्य करता है, किंतु करुणा और हास्य का सामंजस्य उसमें भी नहीं है। अपने ऊपर हंसने और दूसरों में भी वैसा ही मादा पैदा करने की शक्ति है, वो भारतीय विदूषक में कुछ कम ही नजर आती है। ये तो सिर्फ चार्ली में नजर आती है। देखो व्याख्या, संदर्भ फिक्स है। प्रसंग, भारतीय कलाओं और सौंदर्य शास्त्र में अनेक रसों की चर्चा होती रही है। आचार्य ने 9 या 10 रसों को मान्यता दे रखी है। लेखक के अनुसार चार्ली का रस सिद्धांत भारतीय रस सिद्धांत से पृथक प्रमाणित हुआ, बिल्कुल अलग है। ठीक है। व्याख्या, भारत में भरत मुनि के नाट्य शास्त्र को लेकर अनेक रसों की विवेचना होती आई है। यदि किसी रचना में कुछ रस साथ साथ आते हैं तो उसमें मंगलमय या श्रेष्ठ भी माना जाता है। ये अपन को पता है। मानव जीवन, अब वापस व्याख्या पर आते हैं कि जो मानव जीवन में उसमें हर्ष और दुख, खुशी और दुख दोनों का आना जाना लगा रहता है। वह बात संसार की सभी संस्कृतियां स्वीकार भी करती रही है। ठीक है। लेकिन रचना या फिल्म में करुण रस का हास्य में बदल जाना भारतीय रस सिद्धांत के लिए बिल्कुल नई बात है। ये सिर्फ चार्ली चैपलिन में नजर आती है। करुण रस के साथ में हास्य, ये तो सिर्फ भारत में नहीं मिलता है, तो सिर्फ चार्ली में मिलता है। भारतीय रस सिद्धांत में ऐसा नहीं मिलता। रामायण और महाभारत जैसे वृत्त काव्यों में यद्यपि हास्य रस के अनेक उदाहरण देखे जा सकते हैं, लेकिन ये हास्य दृश्य दूसरों को लक्ष्य करते हुए बनाए गए हैं। भाई एक टारगेट ऑब्जेक्ट लिया गया है कि राम है, सीता है, एक एग्जाम्पल सामने है हमारे, उनको लेके, लेकिन यहाँ पर तो खुद पे हंस रहे हैं, खुद ही एक साधन है। ठीक है। इस हास्य के पीछे दूसरों की अवज्ञा, उन्हें कष्ट पहुंचाना दिखाई देता है। ठीक है, ये चीज़ है। करुणा का प्रदर्शन अधिकतर भले लोगों या जीवों के कष्टों को लक्ष्य बनाकर हुआ है। जैसे रामायण में व्याघ्र द्वारा क्रौंच पक्षी के जोड़े में से एक का वध किए जाने पर महर्षि वाल्मीकि की जगत प्रसिद्ध करुण भावना प्रकट हुई थी। कभी कभी दुष्ट व्यक्ति को अत्यंत कष्ट भोगते देखकर उसके प्रति भी महापुरुषों में करुणा की भावना जाग पड़ती। ये चीज़ बड़ी चीज़ है, समझे होंगे। कितना भी दुश्मन हो, कभी कभी उसके प्रति भी दया भाव आ ही जाती है, अरे यार इतना कष्ट तो नहीं देना चाहिए था। ठीक है, वो ही है। संस्कृत नाटकों में विदूषक यानी दूसरों पर हंसने वाला। विदूषक कौन होता है? विदूषक का मतलब जो दूसरों पर हंसता है। विदूषक को स्थान मिलता रहा है, राजाओं के यहाँ विदूषक रहा करते थे। ठीक है, वे जैसे आपने देखा होगा, राजा कुछ बात कहते हो, फिर कोई सामने वाला कुछ बात कहता, राजा के सामने कोई खड़ा होता और वो राजा से बात करता, और कोई हल्की फुल्की बात होती तो विदूषक हंसते, हा ऐसा हंसते। वो विदूषक होते हैं जो राजा के दरबार में रहा करते थे। सिर्फ उनका काम होता था कि बस राजा की बात पे तो एकदम उसकी तो प्रशंसा करनी है, दूसरा कोई बोले तो उसकी हंसी खिल्ली उड़ानी है। ये कभी कभी राजा के प्रति भी अभद्र टिप्पणी कर देते थे जो क्षम्य होती थी। इस चेष्टा में भी विदूषक के मनोरंजन में कभी कभी राजा पर भी वो टोंट कसते थे, ताकि बस कुल मिला के, लेकिन वो सहनशील होती थी, राजा माफ़ कर देते क्योंकि वो हंसाने वाले थे। तो इस चेष्टा में भी विदूषक के मनोरंजन में करुणा के साथ हास्य का सामंजस्य दिखाई नहीं देता। ठीक है, करुणा के साथ हास्य का सामंजस्य नहीं दिखाई देता। अपने ऊपर हंसने की और दूसरों को भी प्रेरित करने की शक्ति भारतीय विदूषक में यदा कदा ही कोई मामूली दिखाई पड़ती थी, बाकी वो चीज़ नहीं है। ठीक है, विशेष लेखक का संकेत है कि करुणा और हास्य का सामंजस्य भारतीय रस शास्त्र में कभी नहीं रहा। ये भारतीय रस शास्त्र सिर्फ और सिर्फ किसकी देन है? चार्ली की देन है। भाषा में विषय के अनुरूप शब्द चयन हुआ है और बाकी तो ये कॉमन है। ठीक है, अगला 5वां, चार्ली के नितांत भारतीय सौंदर्य शास्त्र की इतनी व्यापक स्वीकृति देखकर राजकुमार ने भारतीय फिल्मों का एक सबसे साहसिक प्रयोग किया। आवारा सिर्फ टी ट्रैम्प का शब्दानुवाद ही नहीं था, बल्कि चार्ली का भारतीयकरण भी था। बिल्कुल सही है। वह अच्छा ही था कि राज कपूर ने चैपलिन की नकल करने के आरोपों की परवाह नहीं की, क्योंकि किसी की नकल करना भी तो आजकल गलत है कि कोई आरोप लगा देंगे आपने उसकी नकल करी है, लेकिन उसकी परवाह नहीं की। इसका मतलब ये कि राज कपूर को पता है कि चार्ली चैपलिन को इतना चाहा जाता है, इतना पसंद किया जाता है कि मैं नकल भी करूँगा तो कोई बुरे नहीं माने, क्योंकि उनके पसंदीदा है सब। तो राज कपूर के आवारा और श्री 420 के पहले फिल्मी नायकों पर हंसने की और स्वयं नायकों के अपने पर हंसने की परंपरा नहीं थी, पहले नहीं थी। 1953-57 के बीच जब चैपलिन अपनी गैर
ट्रैम्पनुमा अंतिम फिल्में बना रहे थे, तब राज कपूर चैपलिन का युवा अवतार ले रहे थे। ठीक है, ये चीज़ है। तो इसका देखते हैं, ये तो अपना फिक्स। इसके अध्ययन में लेखक प्रसिद्ध भारतीय फिल्म अभिनेता राज कपूर के एक साहसिक प्रयोग के बारे में बता रहे हैं। व्याख्या: चार्ली का सौंदर्य शास्त्र नितांत अभारतीय था, फिर भी, हालांकि वैसे भारतीय था नितांत तो ठीक है, लेकिन फिर भी ऐसा मान लीजिए, मतलब इनकी हिस्ट्री, इतिहास या इनका जन्म वो पूरा वो तो भारतीय था, लेकिन इसे दर्शकों तथा कला मर्मज्ञों ने अपार स्वीकृति प्राप्त की है। इस स्थिति को ध्यान में रखकर प्रसिद्ध भारतीय अभिनेता राज कपूर ने फिल्म निर्माण में एक बहुत साहसिक प्रयोग किया था। उनकी फिल्म थी आवारा। वो चार्ली की फिल्म द ट्रम्प का ही अनुवाद मात्र थी, एज इट इज ट्रांसलेशन किया हुआ था। किसका? द ट्रम्प। ठीक है, एग्जाम में आ सकता है कि जो आवारा फिल्म है वो किसका अनुवाद है? द ट्रम्प। ठीक है, इसे नई कला नहीं कहकर राज कपूर द्वारा चार्ली का भारतीयकरण मानना चाहिए। बिल्कुल एज इट इज कॉपी तो किया है, तो कोई नई बात तो है नहीं, बस उन्होंने उनकी कॉपी करी थी। उस समय राज कपूर पर अनेक फिल्म निर्माताओं ने चार्ली की नकल करने का आरोप लगाया था, किंतु राज कपूर ने इस आरोपों की कोई तनिक भी, तनिक का मतलब बिल्कुल भी परवाह नहीं की। राज कपूर की फिल्मों में आवारा और श्री 420 के बनने से पहले भारतीय फिल्मों में फिल्म के नायकों पर हंसने की और स्वयं नायकों द्वारा अपने आप पर हंसने की परंपरा नहीं थी। कौन हंसता है अपने ऊपर? अपने ऊपर तो मतलब हर किसी को अहंकार है कि नहीं मेरे ऊपर थोड़ी हंसूंगा मैं। लेकिन जब ये चार्ली चैपलिन की फिल्में देखी गई, तब भारत के अंदर भी ये अपने ऊपर हंसने वाली परंपरा आ गई। सन 1953 और 1957 के बीच जब चार्ली अपनी गैर ट्रम्प नुमा अंतिम फिल्में बना रहे थे, तब राज कपूर चैपलिन के नए अवतार के रूप में स्वयं को ढाल रहे थे। विशेष राज कपूर द्वारा चार्ली के अनुकरण में जो फिल्में आवारा और श्री 420 बनाई गई है ना, उन्होंने भारतीय फिल्म निर्माण के क्षेत्र में एक क्रांति उत्पन्न कर दी। दूसरा, भाषा में मिश्रित शब्दावली का सहज प्रयोग हुआ है। सरल सहज व्याख्यात्मक, ये तो अपना कॉमन। छठा, एक होली का त्योहार छोड़ दें तो भारतीय परंपरा में व्यक्ति के अपने पर हंसने, स्वयं को जानते बूझते हास्यास्पद बना डालने की परंपरा नहीं के बराबर है। गाँव और लोक संस्कृति में तब भी वह शायद हो, नागर सभ्यता में तो ये बिल्कुल भी नहीं। चैपलिन का भारत में महत्व यह है कि वह अंग्रेजों जैसे व्यक्तियों पर हंसने का अवसर देते। ठीक है, चार्ली स्वयं पर सबसे ज़्यादा तब हंसता है जब वह स्वयं को गर्वोन्मत्त, आत्मविश्वास से लबरेज, सफलता, सभ्यता, संस्कृति तथा समृद्धि की प्रतिमूर्ति, दूसरों से ज़्यादा शक्तिशाली तथा श्रेष्ठ अपने वज्रादपि कठोराणी अथवा मृदुनी कुसुमादपि क्षण में दिखलाता है। तब ये समझिए कि कुछ ऐसा चाहता है कि सारी गरिमा सुई चुभे गुब्बारे जैसी फुस हो उठेगी। मतलब वो अपने ऊपर भी तब हंसते हैं जब अपने आप को फुल कॉन्फिडेंस में देखते हैं, उस टाइम अपने ऊपर भी हंसते हैं। तो तभी तो कहा ना कि ये मतलब भेदभाव मिटाते हैं। ये भी कहते हैं कि जैसे एग्जाम्पल में लिया था कि राजा और ये सामने रहते हैं कि जैसे एक छोटा बच्चा नंगा है तो वही समझता है कि राजा भी मेरे जैसा ही नंगा है, वो वाली चीज़ है। संदर्भ तो फिक्स है। और लेखक बता रहे हैं कि भारतीय संस्कृति में अपने ऊपर हंसने की परंपरा नहीं है। बिल्कुल सही है। व्याख्या देखो, भारतीय संस्कृति में होली ऐसा त्यौहार है जो व्यक्ति को अपने ऊपर हंसने का मौका देता है। अपने आप को जानबूझकर दूसरों की हंसी का पात्र बना डालने की परंपरा भारतीय जीवन शैली में नहीं के बराबर है। ऐसा कहीं पर भी नहीं है कि हम अपने को इतना मूर्ख बनाएं कि दूसरे अपने ऊपर हंसें। ये परंपरा भारत के अंदर ना के बराबर है। सिर्फ होली के त्यौहार पर खुद थोड़ा बहुत एग्जाम्पल मान सकते हैं कि लोग अपने ऊपर हंसते हैं, जो मैंने आपको पहले ही बताया था, है ना। ये कोई भांग पे के कुछ लोग होते हैं जो उसमें फिर हंसी आती है। तो भारत की लोक संस्कृति और ग्रामीण जीवन में ये परंपरा थोड़ी बहुत भले बच रही हो, लेकिन भारत के नगरीय जीवन में तो ये बिल्कुल परंपरा है ही नहीं। गाँव में तो फिर भी लोग थोड़ी बहुत हंसी मजाक करते हैं, थोड़े से मनोरंजनात्मक कार्य करते हैं। सिटीज़ में तो कोई मतलब ही नहीं, ठीक है ना, वो तो बस पैक है। तो लेखक का मानना है कि भारत में चार्ली का महत्व ये है कि हमें ऐसे लोगों पर हंसने का अवसर प्रदान करते हैं। हम ऐसे लोगों पर हंसने का अवसर प्रदान करते हैं जो समाज की सत्ता और संपत्ति पर केवल अपना अधिकार होने के कारण सदा अहंकार से भरे रहते हैं। समझिए, बहुत ईजी है। ऐसे घमंडी लोग अपने सामने दूसरों को अत्यंत और उपेक्षा का पात्र समझते हैं। लेखक के अनुसार चार्ली अपने आप पर सबसे अधिक तब हंसता है जब वह घमंड से पागल होता है। ठीक है, जब उसका मन अपने ऊपर विश्वास से लबालब भरा होता है, जब वह स्वयं को सभ्यता, संस्कृति और सफलता की साक्षात प्रतिमूर्ति समझता है, जब वह स्वयं को दूसरों से अधिक शक्तिशाली तो शक्तिशाली वह श्रेष्ठ समझता है। ठीक है, और जब वे स्वयं को वज्र से भी अधिक कठोर और फूलों से भी कहीं ज़्यादा सॉफ्ट दिखलाता है,
ऐसे समय उसकी हंसी इस सारे महिमामय दिखावे में वही काम करती है जो फूले हुए गुब्बारे में चुभोई गई सुई। जैसे गुब्बारा फूला रहता है, उसमें सुई मार दो 1 सेकंड में, खुश हवा निकल जाएगी पूरी की पूरी। वैसे ही अब ये जो है चार्ली, ये मतलब खूब एकदम हंसा खिला रहता है। कब? जब अपने आप पर फुल कॉन्फिडेंस रहता है। गरीब अमीर के बीच में बिल्कुल भेद करता नहीं है, और बिल्कुल ये कहीं अगर कठोर भी हैं तो ये सॉफ्ट भी हैं। सारी बातें इसमें, वे सारी महानता का गुब्बारा क्षण भर में फुस होकर रह जाता है। विशेष इतने तटस्थ भाव से हालात पर हंसना केवल चार्ली की विशेषता है। ठीक है, इतने मुश्किल होने के बावजूद भी ऐसे हालात में भी हंसना बहुत, ये तो सिर्फ चार्ली की विशेषता है। भाषा में शब्द चयन विषय और परिस्थितियों के अनुरूप हैं, और भाषा सरल, ये तो खैर कॉमन अपना। ठीक है, और अब लास्ट 7वां, अपने जीवन के अधिकांश हिस्सों में हम चार्ली के टिल्ली ही होते हैं, जिसके रोमांस हमेशा पंचर होते रहते हैं। हमारे महानतम क्षणों में कोई भी हमें चिढ़ाकर या लात मारकर भाग सकता है। अपने चरमतम शूरवीर क्षणों में हम क्लेवे और प्लाइन के शिकार हो सकते हैं। कभी कभार लाचार होते हुए जीत भी सकते हैं। मूलतः हम सब चार्ली हैं, क्योंकि हम सुपरमैन नहीं हो सकते। ठीक है, क्योंकि देखो चार्ली एक सिंपल इंसान है, बिल्कुल गरीबी में पैदा हुए, ऐसी मुश्किल हालात में हुए, सब उठ के इस तरीके से काम किया, फिर भी बिल्कुल घमंड ईगो नहीं है, बिल्कुल सिंपल परिवार की तरह रहते हैं। तो हम सब भी चार्ली हो सकते हैं, क्योंकि हम कोई सुपरमैन नहीं हो सकते। सत्ता, शक्ति, बुद्धिमत्ता, प्रेम और पैसे के चरमोत्कर्ष में पहुंचने के बावजूद भी जब हम आईना देखते हैं तो चेहरा चार्ली चार्ली हो जाता है। प्रसंग तो सेम और संदर्भ तो सेम। प्रसंग, लेखक बताना चाहता है कि हम सभी लोग जीवन के अधिकांश भाग में चार्ली के प्रतिरूप ही होते हैं, मतलब चार्ली के जैसा ही हमारे साथ भी होता है। व्याख्या देखो, हम सभी लोगों को जीवन के अधिकांश भाग में चार्ली के ही अनुभव से गुजरना पड़ता है। उस चार्ली के जिसके रोमांस प्राय असफल रह जाते हैं। हम स्वयं को कितना भी मान समझते हो, लेकिन कोई भी हमें चिढ़ाकर या ठुकरा कर भाग सकता है। जब हम अपने को सबसे बड़ा शूरवीर समझते हैं कर लेना ये, ठीक है ना, शूरवीर समझते हैं ना, समझते हैं, उसके दूसरे क्षण बाद हम कायरता दिखाने और पीठ दिखाकर भागने पर मजबूर हो सकते हैं। बिल्कुल, मतलब हर चीज़ है। कोई कहता है कि नहीं मैं थोड़ी आ रहा हूँ, मैं तो शूरवीर हूँ, लेकिन अगर सामने कोई ढंग का इंसान दिख जाए अट्टा तो फिर क्या होगा, पीठ पे जाकर भागते हुए टाइम नहीं लगता। ठीक है, तो ये सब परिस्थितियाँ हैं, इसमें कोई कहना 100% श्योरिटी किसी में भी नहीं है। कभी कभार हमारी जीत भी हो सकती है, हाँ ये भी है, कभी कभार जैसा कहा था वैसा हो भी सकता है, लेकिन वास्तव में वे हमारी जीत नहीं, वो तो लाचारी होती है। ठीक है, एक तुक्का हो गया, चलो ठीक है ना, घमंड किया था और बात बैठ गई तो बैठ गई, वरना घमंडी लोगों को इंसान में यहाँ पर कोई मामला वो नहीं है। लेखक के अनुसार मूल रूप से हम सभी लोग चार्ली के प्रतिरूप होते हैं, क्योंकि हम कभी सुपरमैन नहीं बन सकते। जब सुपरमैन तो कभी बन नहीं सकते, आराम से स्लोली काम होगा, स्टेप टू स्टेप काम होगा। ठीक है, जब हम लोग सत्ता, शक्ति, बुद्धिमत्ता, प्रेम और पैसे के शिखर पर होते हैं, शिखर मतलब टॉप पे होते हैं कि हमारे पास पैसा अच्छा हो, अच्छी बुद्धि है, सब कुछ ठीक है, उस टाइम पर तब असलियत के दर्पण में झांकते ही हमारे चेहरों में से चार्ली की करारी हंसी फूट पड़ती है, हम पानी पानी हो जाते हैं। और विशेष में देखते हैं, चार्ली का प्रभाव आज भी लोगों पर बना हुआ है और सभी चार्ली के रूप में ही जीवन बिता रहे हैं। बिल्कुल सही है। और भाषा सरल, शैली व्याख्यात्मक है, तो बहुत ईजी है। इस तरीके से अपन ने ये व्याख्या वाला पोर्शन जो चैप्टर अपना 15 था उसको कंप्लीट कर लिया है। पहले अपने पार्ट का सार पढ़ा, व्याख्या समझ, हालांकि इसकी व्याख्या बहुत ईजी है, इसको एक पैराग्राफ को पढ़ते ही इसकी व्याख्या आप लिख सकते हो, क्योंकि काव्य खंड का थोड़ा सा मुश्किल होता है, बाकी गद्य वाला पोर्शन बहुत ईजी होता है, लेकिन फिर भी एक बार समझना जरूरी है कि कैसा लिखें, एक स्टैंडर्ड की लैंग्वेज मिल जाए, क्योंकि मार्क्स थोड़े कट जाते हैं, वरना वो देख लेना बहुत ज़रूरी है। अच्छे से मेरे साथ सुन भी लोगे तो भी ये काम हो जाएगा। और अब अपन जो करने वाले हैं इसके क्वेश्चन आंसर, वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको भी आपको जरूर करेंगे। तो हर चैप्टर के अपन 3 क्लास या 3 वीडियो लेके आते हैं, जैसा कि आपको सबको पता है, और आपका रिवीजन शानदार तरीके से चल रहा होगा और आप प्रॉमिस के ऊपर भी खरे उतरे होंगे कि पर डे एक चैप्टर, हिंदी हो चाहे इंग्लिश की, कोई सी दोनों सब्जेक्ट में कोई सा भी एक चैप्टर कंप्लीट करके सोना है। तो आई थिंक आप वो प्रॉमिस पूरा कर रहे होंगे, क्योंकि मैं तो मेरा पूरा कर रहा हूँ, तो आई थिंक आप भी कर रहे होंगे। ठीक है।